बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर सदीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम इरफान साहब, क्या हाल है जी? सर गॉड इज़ वेरी काइंड। सदीक साहब, आपने हालात देखे हैं कि कराची में क्या हो रहा है। पहले होता था ना कि बच्चों को ताकीद की जाती थी कि बेटा बाहर नहीं जाना, कोरोना है। तो अब क्या हुआ है, क्यों ताकीद की गई है मरियम को कि कराची नहीं जाना, कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है। असल में कहानी क्या है सर, पीछे इसके क्या कहानी है कि मरियम को रोक दिया गया है? बहुत शुक्रिया इरफान आशमी साहब। बुनियादी तौर पर वजह बड़ी सिंपल सी है कि जब इंसान कोई चीज़ हार रहा हो, मैं सीधा आ जाता हूँ। PMLN वहाँ इलेक्शन हार रही है, जो अभी तक इंफॉर्मेशन गैदर हुई है आपके सामने है कि PDM के कहाँ कहाँ जलसे नहीं हुए, कौन कौन सी अदालतों की प्रोसीडिंग इन्होंने छोड़ी नहीं, हर प्रोसीडिंग इन्होंने अटेंड की और बड़े से लोगों को कोरोना करा दिया और बड़े लोगों की ज़िंदगियां दाव पे लगाई। जब जलसे कर रहे थे तो लाहौर की सड़कों पे किस तरह और मजाक उड़ाते थे। ट्वीट उठाकर देख लेना कि जब इमरान खान लॉकडाउन की बात कर रहा था और कह रहा था कोरोना के हवाले से, तो तब तो इन्हें याद नहीं आया था। अब तो मुसीबत ये पड़ी हुई है कि वो अगर वो मिसाल के तौर पर वहाँ चली जाती हैं और 2 बजे आपके सामने NCOC ने आर्टिकल 245 को सामने रख के फ़ौज को कह दिया कि फ़ौज को तलब किया है कि वो आकर हेल्प करे। और वो ज़रूरी है, लोग देखें, लोग पुलिस वगैरह से डरते नहीं, और फ़ौज के कॉन्टैक्ट जब आएंगे, मास्क का, फिर अपना सोशल डिस्टेंसिंग का, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स, वो सारी तभी डर के ख़त्म होंगी अगर जब ये सारा मामला सामने आएगा। तो जब इन्होंने वहाँ जाना था तो बड़ी गैदरिंग तो हो नहीं सकनी थी, फ़ौज के कॉन्टैक्ट्स में सारी सामने आनी थी और ये मजाक उड़ना था इस बात को सामने रखते हुए। तो वहाँ और लोग भी इकट्ठे नहीं कर सके। तो वो अलग बात है कि मिफ्ता इस्माइल आजकल आपको पता है मौलवी बने हुए, दाढ़ी तो रखी हुई उन्होंने। आजकल वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या बरेलवी फिक्रे के जो है ना जी, वो वोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मस्जिद में नमाजें बड़ी पढ़ रहे हैं, रोजे खोल रहे हैं, अफ्तारियां कर रहे हैं, गोलियां टॉफी तो पता उनका काम था, वो बांटते रहे आपके सामने। तो वहां तो अगर बाजार ये देखा जाए तो वहां उनकी पोजीशन बहुत है। मैं ये नहीं कहता कि PTI की पोजीशन, PTI अफरीदी जो है ना बड़ी कोशिश कर रहा है, और फैसल वाडा की सीट है, कोई तो 700-750 के करीब वोट थे जो शहबाज शरीफ। इस पर तफसील से आपसे बात अभी करते हैं, लेकिन ये जो सवाल था मेरा ना कि मरियम क्यों नहीं जा रही, आपको क्या लगता है? खबर तो सर है ना, मेरे पास भी है, वो भी शेयर करते हैं कि कहा गया है, मना किया गया है चाचा जान ने, अब्बा जान ने कि बेटे बस बहुत हो गया, बहुत आपने पार्टी को नुकसान पहुंचा लिया, अब आपने आगे नहीं मजीद नहीं पहुंचाना। अच्छा देखिए एक बात तो आपके सामने मैंने ये रख दिया। दूसरी, आपको याद है हम ये डिस्कस करते रहे हैं कि नवाज शरीफ भी, मरियम भी नहीं चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब बाहर आए। शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं बाहर। हमज़ा की पॉलिटिक्स जो करने का जो कर रहा था कि उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट गिराना चाहती थी मरियम बिलावल भुट्टो साहब के साथ मिल के, लेकिन हमज़ा ने कहा कि नहीं तोड़ना, हमें फ़ायदेमंद है उस्मान बुज़दार का रहना। तो वहाँ भी सियासत सामने आ गई। तीसरी, पार्टी के अंदर अपनी एक डिवाइड मौजूद है। चौथा, मिसाल के तौर पर यह है कि नवाज शरीफ का अपना जो है ना, यानी अभी स्टेज पे जाएं तो उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मैनेज किया है। वो अपना तौहीर रिसालत के हवाले से आपको पता है, हल्फनामे में तब्दीली का जो इन्होंने काम किया था वो लोगों के ज़हनों में आज भी मौजूद है। तो वहाँ रोक इसलिए दिया है कि हालात उनके बहुत बुरे हैं, कोई अच्छे हालात नहीं है। तो पॉलिटिक्स को नुकसान इतना होने की वजह से, ये वाली बात में 100% वजन है, लेकिन साथ साथ जो बातें हैं ना, ये जो अंदर की बात है, वो अंदर की बात ये है। तो अब जो कराची का इलेक्शन है सर, नॉर्मली ज़िमनी इंतखाबात जब भी होते हैं कहा जाता है शायद गवर्नमेंट जीत जाएगी, लेकिन सर गवर्नमेंट के जीतने या हारने का तो मुझे ना कोई नुकसान नज़र आता है ना कोई फ़ायदा नज़र आता है, क्योंकि टाइम बहुत करीब है। और अब देखा ये जाए कि जब ये तमाम लोग वोटर के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, अपना एजेंडा रखा जाता है। बरतानिया में सर इसी तरह ही होता है, बाकी दुनिया में भी इसी तरह ही होता है। तो अब ये जमातें क्या लेकर जाएंगी, क्या एजेंडा रखेंगी? जो नून लीग की तो हुकूमत में कहीं पे भी नहीं है, अपोजिशन में है, तो नून लीग का पलड़ा कैसे भारी होगा, वोटर कैसे जाएगा? PTI फैसल वावडा की ये सीट है, ये हमें याद रखना होगा, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये जीतना इम्पॉर्टेंट है। और फिर एक और भी चीज़ है, मुस्तफ़ा कमाल साहब की कैंपेन सुनने में आ रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और वो बाकायदा लॉन्च होने वाले हैं, और अगर वो जीतते हैं तो ऑब्वियसली उसके भी जो फ़ायदे हैं
वो किसी न किसी को तो मिलेंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं वहाँ पे कैंपेन को इस वक्त जो हो रही है, खुसूसन मुस्तफ़ा कमाल साहब? देखिए, एक बात तो मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर रख दूं, मुस्तफ़ा कमाल साहब की बड़ी ऑर्गेनाइज कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं लोगों तक। जितनी ज़बरदस्त कैंपेन है कि सियासी जमात, इवन पीपल्स पार्टी वहाँ हो के भी वो मैनेज नहीं कर पाए। जिस तरह वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, लोगों के घरों तक जा रहे हैं, और जो इशूज़ चले आ रहे हैं वो 30-34 साल से अगर चला जाए, यानी मिसाल के तौर पर उनका पानी वाला मसला आम है, बिजली के हवाले से आम मसाइल चले आ रहे हैं उनको, फिर लॉ एंड ऑर्डर के, यानी सिचुएशंस ऐसी हैं जो सारी, अगर पीपल्स पार्टी का दौर रहा, भुट्टो साहब के दौर से हल्का ये चला आ रहा था, फिर अगर काफली के यानी MQM का देखा जाए, MQM भी हालात सही ना कर सकी और कुछ ना कर सकी। मुस्तफ़ा कमाल में नज़र आता है कि मुस्तफ़ा कमाल चूँकि मेयर कराची रहे हैं और उनको अंदाज़ा है और काम करने की कैपेसिटी है, जिस तरह वो निकल रहे हैं आम लोगों को तो अंदाज़ा नहीं। मिसाल के तौर पर यहाँ वफाक क्या रोल प्ले कर सकेगी? वफाक 1-2 प्रोजेक्ट ही छोटे मोटे बना सकती है ना, लेकिन यहाँ तो ये 18वीं तरमीम के बाद मामला तो सारा सुबह के पास आ गया। उस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मंदोखेल खड़ा किया हुआ है। मंदोखेल वकील भी हैं और वो सियासी जमातें तब्दील करते आए भी हैं। इलेक्शन जो पिछला था, वो पीछे जो कोशिश की थी उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ा था, तो इनकी एडजस्टमेट हो गई थी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, तो उन्होंने इस वजह से उन्हें बैठना पड़ा, वो इंडिपेंडेंट के तौर पर इलेक्शन लड़े। तो यहाँ और ख़ास तौर पर मुत्तहदा मजलिस जो मुस्लिमीन है, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी के पलड़े में वोट डाल दिया। अब ये जो वोट थारे जाने थे, शायद नवाज शरीफ को जाते थे या PTI को जाने थे, ये टूट के अगर इधर चले गए तो उसका अल्टीमेटली एडवांटेज फिर उस मुस्तफ़ा कमाल को होगा। इसी तरह ANP वगैरह भी अगर इधर आ गई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, आज अगर PTI वोट जीतना चाहती है ना, ये तो 23 से 30 हज़ार के करीब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वोट है वहां पर, और वो बड़ा क्लियरली बड़ा डेडिकेटेड वोट है। और वो अगर PTI वो वोट मैनेज करने में कामयाब होगी, वो तो यानी मिफ्ता इस्माइल लगे तो हुए उनको तोड़ने के लिए, लेकिन इतनी आसानी से वोट टूटेगा नहीं, क्योंकि उनका अपना कैंडिडेट खड़ा है। उस कैंडिडेट को वोट पड़ेंगे। आपको पता है सिंध में पहले 3 सीटें सूबाई असेंबली में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मौजूद हैं, तो वहाँ अगर ये देखा जाए, अगर हालात और वाक़या देखा जाए, तो ये मुस्तफ़ा कमाल इलेक्शन जीत जाएंगे। कहीं आसपास अगर देख के, अगर कोशिश करके अगर देखा जाए, तो शायद वहाँ कहीं नज़र आ जाए, PMLN भी नज़र आ जाए, शायद PTI भी कोई दूसरे तीसरे नंबर के करीब आ जाए। तो ये 3 लोगों के अंदर है कैंडिडेट, और एनीबॉडीज गेम है जी। हफ्ता अगला इम्पॉर्टेंट है ज़मानतों का। ख्वाजा आसिफ की सर ज़मानत होगी कि नहीं होगी? क्विकली इस पे कमेंट कर दें, लास्ट 1 मिनट है। अच्छा देखें जी, ख्वाजा आसिफ का केस तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरा कामा होल्डर है, मैं को बाहर काम करता हूँ, वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करता रहा हूँ, पैसे ट्रांसफ़र का कोई ट्रेल मौजूद नहीं है। फिर उन्होंने यहाँ कोई कंपनियाँ अपने नाम से फ्रंट मैन बेनामी कंपनियाँ बनाई अपने मुलाजमों के नाम पर, और उनमें से को 5 करोड़ के करीब कशमाला तारक को भी, 5 करोड़ छोटी रकम नहीं होती है, कशमाला तारक को भी ट्रांसफ़र हुआ। फिर उन्होंने जायदादें जो वहाँ सियालकोट के अंदर ख़रीदी गई, आसपास ख़रीदी, उनका मनी ट्रेल अवेलेबल नहीं है उनके पास, और डाटा अगर पूरा उनके पास अवेलेबल होता तो बड़ी आसानी होनी थी। अब बज़ाहिर जो है ना एसेट बियॉन्ड मीन का ये केस बनता है, लेकिन आपको पता है हफ्ता इस ज़मानत आ रहा है। ज़मानतें अब जितनी दे रही हैं वो अगर देखा जाए जो लॉ सेटल हो चुका हुआ है ना, बेलें देने का तलाल इसहाक के सामने को रखते हुए, उन पे ना राना सनाउल्लाह की बेल फॉल करती है, ना शहबाज शरीफ की बेल फॉल करती है, ना आहद चीमा की बेल फॉल करती है। तो अगर वो पैटर्न चूँकि वही चला आ रहा है, वही पैटर्न को सामने रखते हुए अब मिसाल के तौर पर जवाब नैब ने फाइल कर दिया हुआ है। अगर आर्गूमेंट शुरू होते हैं तो एक दिन में ख़त्म हो गए, एक दिन से अगली डेट पड़ेगी, हो सकता है अगले दिन अगले हफ्ते के लिए चला जाए। लेकिन चूँकि ईद का मौका होता है, ईद के मौके पर अदालत की भी कोशिश होती है, किसी की अगर ज़मानत मिल सकती है, कोई ज़मानत लेना चाहता है तो वो अदालत को कोशिश करती है कि थोड़ा सा रूम निकाल देती है। लेकिन उसके साथ साथ अगले हफ्ते के अंदर और भी काम आ रहे हैं, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ की, अब कैप्टन सफदर की ज़मानत भी है जो एसेट बियॉन्ड मीन के हवाले से है। वहाँ पेशावर हाई कोर्ट से तो वो भाग गए थे, बीमारी का बहाना बना के, वहाँ भी चल रही है। फिर एक और साथ मरियम नवाज़ की जो ज़मानत वापसी की दरख्वास्त जो है, जिसमें वो बकायदा कि हमला इन्होंने किया था, वो हेयरिंग भी मौजूद है। और राना सनाउल्लाह ने जो क्वैशमेंट के लिए दायर किया है कि ये इस जो नोटिस हैं नैब ने दिए हुए हैं, इसको क्वैश कर दिया जाए, वो मामला भी अगले हफ्ते के अंदर भी है। बहुत शुक्रिया सदीक साहब आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये हमारा आज का पॉलिटिकल डायरीज था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और अपनी आरा से हमें ज़रूर जो है मुतला कीजिएगा। मुझे और अज़ीज़ सदीक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।